एकदम सही रहेगा। हम्म? आप बिना माइक के बोल रहे हो। इनको करती है इनको तो। अच्छा ठीक। नमस्कार, आदाब। हमारे साथ में राज्यसभा के डिप्टी लीडर, सीनियर कांग्रेसमैन, सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी जी हैं के साथ में और एक सीनियर लीडर एक्स MP PL पुनिया साहब हैं। हमारे CLP लीडर मोना तिवारी जी हैं, CP राय जी हैं, प्रियंका जी हैं और हिंदवी साहब हैं और तमाम मीडिया के साथियों। ऑलरेडी CP राय जी बताएं क्यों देर हुई है। मैं तो काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी माजरत चाहता हूँ कि कुछ लोग और आना था तो उनकी वजह से थोड़ा हम लोग को देर करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी है। अभी अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन ख़त्म हुआ है। कल मैं और प्रमोद तिवारी जी पार्लियामेंट का विंटर सेशन ख़त्म करके उसके होने के बाद में लखनऊ पहुंचे हैं। सेशन के टाइम पे क्या क्या चल रहा था, आप तमाम लोगों को खबरें मिलते रहे हैं लगातार, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पूरे देश भर को चौंकाने वाली आई हैं। एक तो जिस तरह से ये लोग मनरेगा को एक राइट बेस्ड एक्ट को जिस तरह से एक नॉर्मल स्कीम के तरह इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। एक दूसरा जो है, जो लोगों को गुमराह करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक षड्यंत्र चल रहा था, नेशनल हेराल्ड का केस, उसमें जो जजमेंट आया, इसको भी लेके मुझे लगता है कि लोगों के सामने इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, इनकी जो मंशा थी, ये किस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप को टारगेट करना चाह रहे थे, ये इसका भी पर्दाफाश हुआ है। ये एकदम क्लैरिटी के साथ अब लोगों के सामने आया है किस तरह से अभी नहीं, बोफर्स के ज़माने से लेके नेशनल हेराल्ड केस तक, चाहे वो 2G का केस रहा हो, चाहे वो अगस्टा वेस्टलैंड का केस रहा हो, चाहे कॉमनवेल्थ का केस रहा हो, चाहे कोल ब्लॉक का केस रहा हो, ये लगातार कांग्रेस पार्टी को करप्शन को लेके घेरने की कोशिश की है। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस के इसके समेत और भी बहुत सारे केसेस में आज तक किसी भी लीडर, कांग्रेस के पार्टी के किसी भी लीडर को या कांग्रेस पार्टी के किसी भी पार्लियामेंटेरियन को इसमें ये लोग दोषी ठहरा नहीं पाए। आज तक कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ किसी भी केस में। 2G केस में किस तरह से CBI कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तमाम लोगों को पता है। कोल ब्लॉक में किस तरह से मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट मिली थी, आप लोग को पता है। उसी तरह से नेशनल हेराल्ड केस में भी एकदम क्लीन चिट गांधी को और दूसरे भी जितने नाम उसमें इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, उसमें एकदम क्लीन चिट मिला है। आप तमाम लोगों को पता है कैसा सुब्रमण्यम स्वामी जी 2014 में एक एप्लीकेशन डालते हैं, एक प्राइवेट कंप्लेंट डालते हैं, एक बिल्कुल प्राइवेट कंप्लेंट नेशनल हेराल्ड के ख़िलाफ़ में, AGL के ख़िलाफ़ में, उसमें गांधी को आरोपी बना के वो एक कंप्लेंट डालते हैं। उसके बाद में 2014 में कंप्लेंट जाता है, 2015 में ED उसको क्लोजर कर देती है। 2015 में 1 साल के अंदर ED कहती कि इसमें कोई केस नहीं है। और जो जैसे ही वो जजमेंट आता है, क्योंकि 2015 में इनकी सरकार आ गई थी, 2014 में जीते थे, 2015 में इनकी सरकार थी, CBI के डायरेक्टर जो कटोच थे उनको उस पद से हटाया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्लीन चिट दी थी गांधी को और कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरान को। उसी टाइम पे हाईकोर्ट में केस डाले थे और उन्होंने ये कहा कि उधर केस चल रहा तो इधर CBI कैसा क्लोजर कर सकती। भाई सब सारे जगत जाहिर है, हर केस में ऐसा होता है। CBI के या ED के या कोई भी एजेंसी की जो कार्रवाई चलती है, उनको फाइनली एक रिपोर्ट पेश करना पड़ता है। अब रिपोर्ट में अगर कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कोई गलती नहीं की गई, कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, कोई किसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया, कोई पैसा पकड़ा नहीं गया, तो फिर केस कैसा बनता है? तो केस ही नहीं बन सकता था। तो इन्होंने 2015 में ही, 1 साल के अंदर में ही इस केस को क्लोज कर दिया था। अब वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टर जो कटोच साहब थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनसे हटा दिया गया। उसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जैसा लोग इस तरह के केसेस में एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, टैक्टिक्स पे उतर आते हैं कि वो लगातार कोर्ट में डेट पे डेट मांग रहे थे।
क्योंकि उनके पास कोई सबूत थे नहीं, कोई पेपर थे नहीं, कोई एंट्रीज थे नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं थी। तो उनको डेट पे डेट इसलिए लेना था क्योंकि इस केस को आगे जितना खींचेंगे उतना कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर सकते हैं, उतना गांधी को बदनाम कर सकते हैं। उसका फ़ायदा चुनाव आफ्टर चुनाव में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसीलिए खींचने की कोशिश कर रहे थे। 2016 में ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट थी, उसने कहा कि जो ये सीबीआई ये ईडी जो है सिर्फ यहाँ पे फिशिंग क्वेरीज करवा रही है, और जो कंप्लेनेंट हैं वो भी सिर्फ आके बोल रहे हैं कि ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, इसलिए टाइम हमें चाहिए करके। तो आप सिर्फ इसमें फिशिंग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इसमें कोई लगता नहीं है। इसको जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। 2016 में कोर्ट ने कहा, 2018 में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है, और इन्होंने कहा कि 2018 में फिर कोर्ट की, 2016 से ये चलते आ रहा है केस, लेकिन आज तक कोई सबूत सामने लाया नहीं गया। आप सिर्फ हर टाइम लेते रहते हैं, और इसमें कोई सबूत ना आप ला रहे हैं ना ईडी ला रही है। तो ये कोर्ट जो है बार बार सुब्रमण्यम स्वामी को भी कह रही थी, ईडी को भी कह रही थी, भाई सबूत लाइए, कुछ तो सबूत लाइए, कुछ तो पेपर लाइए, कुछ तो एंट्रीज लाइए, लेकिन कुछ नहीं आया। फिर 2021 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आईटी उन्होंने कोर्ट में जाके दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लेके आया प्रोसीडिंग्स के खिलाफ में। क्यों स्टे लेके आया? कि उन्होंने ये बहाना दिया कि आईटी के कुछ पेपर्स चाहिए, उस पेपर्स जब तक नहीं मिल जाते ये केस आगे नहीं बढ़ सकता, ये ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता। उसके ऊपर भी जो है जजमेंट में बाकायदा लिखा है 232nd पैराग्राफ में, अभी जो जजमेंट आया है 232nd पैराग्राफ में क्लियरली लिखा है ईडी और सीबीआई को आपस में पता था, आपस में समझौता हो गया, उनको पता ये था कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इस केस को खींचना है करके आपस में ये लोग समझौता करके ये केस को आगे बढ़ा रहे थे, ताकि इसका पॉलिटिकल फ़ायदा हो, इसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स अपोनेंट्स को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट में कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें जज ने 232nd पैराग्राफ में खुद ही कहा। तो और उन्होंने फाइनली ये बताया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ ईडी, प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती जब तक कोई प्रिमा फेशियल केस उसमें ना हो, जब तक ईडी खुद कुछ सबूत इकट्ठा ना कर दें, कोई केस नहीं हो सकता करके इसको क्वैश कर दिया। अब ये मामला क्या है और ये केस क्या है, ये मैं 2-3 मिनट में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेशनल हेराल्ड का केस क्या है, पैसे कांग्रेस पार्टी क्यों उसमें देती? नेशनल हेराल्ड किसका पेपर है? भाई आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उनके लिए, और उनके 10 साल जो सरकार चली थी उसमें अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया, जिसमें मनरेगा के तहत हम लोगों ने काम का अधिकार दिया, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, जल जंगल ज़मीन का अधिकार आदिवासियों को दिया, किसानों को भूमि का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। जो राइट्स बेस्ड एक्ट्स जो बोलते हैं, इसको हम लोग कई ऐसे एक्ट्स लेके, ताकि हम लोग को लगा कि हर कैटेगरी को, हिंदुस्तान की आवाम के हर कैटेगरी को उसके राइट्स देना चाहिए। तो उस बैकग्राउंड में कई राइट्स हम लोग लेके आए। उसमें मनरेगा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसके तहत करोड़ों बेरोजगार मजदूरों को काम देने का हम लोगों ने काम किया। और महात्मा गांधी जी के नाम पे ये मनरेगा बनाई गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था उन्होंने श्रम को पूजा का दर्जा दिया था और श्रमिक को भगवान मानते थे। तो उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एकदम लास्ट पंक्ति में जो लोग खड़े हुए हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मज़दूर उनके बहुत करीब थे, मज़दूर उनके बहुत नज़दीक थे, तो इसीलिए उनका नाम देखिए एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत इस राइट बेस्ड प्रोग्राम को जो है एक मेड स्कीम में बदल दिया उन्होंने। अब कोई मजदूर का कोई राइट नहीं रहेगा, गरीब का कोई राइट नहीं रहेगा, वो कोई काम डिमांड नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ये हमेशा मानती थी और आज भी ये मानती है कि जो भी हिंदुस्तान में पैदा होगा उसको उसका एक हक होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट डिमांड करे। खासकर गरीब जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग जीते हैं, उनको बिल्कुल ये राइट होना चाहिए कि वो डिमांड करे कि हमें काम दिया जाए।
और वो तय करे कि वो काम कहाँ करें। तो एक बहुत बड़ा राइट था। अब उस हक को भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम की है। अब इसमें 2014 से अगर हम देखेंगे, ये पहले किसानों की ज़मीन छीनने का काम की, जल जंगल ज़मीन वहाँ पे इंटरवेंशन करके अदानी को ज़मीन दिलाने का काम की, किसान काले कानून लाके किसानों के ज़मीन खेत कल्याण को छीनने का काम कर रही थी। अब मजदूरों से उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है। अब इसमें 3-4 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके तहत जो है इस पूरे प्रोग्राम को इन्होंने एकदम बिल्कुल ऐसा बना दिया जिसमें मजदूरों का कोई रोल नहीं रहेगा, मजदूरों का कोई राइट इसमें नहीं रहेगा। जिस तरह से इन्होंने पूरे बिल को फ्रेम किया है उसमें एकदम जो है, हम लोग जब ये मनरेगा लेके आए थे, हम लोग वाइड रेंजिंग कंसल्टेशंस किए थे। जितने स्टेक होल्डर्स थे उनसे कंसल्टेशन करने का काम हम लोग किए थे। स्टैंडिंग कमेटी को हम लोगों ने भेजा था और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जिसके चेयरमैन थे कल्याण सिंह, जिनके चेयरमैन आप ही के स्टेट के कल्याण सिंह साहब थे, और वो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में पार्लियामेंट में इसमें हम लोगों ने पास किया था। आज जब इस राइट बेस्ड एक प्रोग्राम जो हम लोगों ने दिया था देश को, गरीबों के लिए, उनको गरीबी से बेल आउट करने के लिए, उस प्रोग्राम को एक छोटा सा स्कीम में जो तब्दील कर रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं भैया आपने किस किस से कंसल्टेशन किया। मैं और प्रमोद जी थे वहाँ पे हाउस में। 5 बजे इन्होंने अनाउंस किया कि इसके ऊपर डिबेट होगा और 6 बजे से डिबेट स्टार्ट कर दी। ना ही पार्लियामेंटेरियन, ये तो कंसल्टेशन से दूर की बात, जेपीसी की दूर की बात, अरे कम से कम जो राज्यसभा लोकसभा में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कम से कम 2 दिन का टाइम देते ताकि वो उस बिल पढ़े, उसमें क्या है देखें, थोड़ा रिसर्च करें, कंपेयर करें, फिर आके अपनी बात रखें। उतना भी टाइम ये बिना दिए के लिए टाइम नहीं। तो एकदम जिस तरह से इन्होंने प्लेस किया, एकदम मन बना के आए थे कि इस बिल को बुलडोज करना है, मजदूरों की रोजी रोटी छीनना है, उनके पेट पे लात मारना है। एकदम क्लियर था, उनकी मंशा एकदम क्लियर थी। और जिस तरह से इन्होंने बहस भी करवाई, और बहस करने के बाद में जिस जल्दी में इन्होंने बिल पास किया, 2 घंटे उनका अपना टाइम उन्होंने सरेंडर किया है। उनका अभी टॉकिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम जो था उनका पार्लियामेंट में 2 घंटे और बचा हुआ था, उसको सरेंडर करके बिल पास करके निकल लिए लोग। हम लोग हंगामा किए, बिल फाड़े, वेल ऑफ द हाउस में गए, प्रोटेस्ट किए। हम लोगों ने यहाँ तक भी रिक्वेस्ट किया, जो हमारे आखिरी स्पीकर थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट किया ये कम से कम इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको और विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हो, इसमें कंसल्टेशन हो, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इस बिल को बुलडोज किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार बुलडोज करके पास कर देंगे तो आने वाले बजट में 50, 60, 70 हज़ार करोड़ रुपए बचा लेंगे और पूंजीपतियों के पॉकेट में डाल देंगे वो पैसे। तो इसमें एक तो कोई कंसल्टेशन इसमें है नहीं, और जैसा पहले मैंने बताया, ये बिल जो है लोग एक अनदर स्कीम हो गई। इसमें जो राइट जो था, जो राइट दिया गया था गरीब लोगों को कि वो डिमांड कर सकते हैं वर्क, वो वाला कंपोनेंट हटा दिया गया है। डिमांड ड्रिवन स्कीम रहा नहीं अभी, है डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम नहीं रहा। पहले जितना डिमांड आता था उतना काम देना था, अब ऐसा नहीं है। अब सरकार तय करेगी कितना काम दिया जाएगा। ऑलरेडी हम लोग 100 दिन के जो गारंटी दिए थे, ये पिछले 10 साल में कभी भी जो है 60 दिन से ज़्यादा इन्होंने कहीं काम दिया नहीं। इनका एवरेज आके 57 डेज है। एवरेज ये साल भर में जो अब तक देते आए हैं 57 डेज का एवरेज वो निकलता है। 60 से किसी भी स्टेट में 60 दिन से ज़्यादा इन्होंने कभी काम नहीं दिया। तो पहले ही ये काम नहीं दे रहे थे, पहले ही ये फंड्स में कटौती कर रहे थे, पहले ही फंड्स बहुत कम फंड्स देते थे। अभी हमारे CLP लीडर बता रहे थी मोना जी के 20% फंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिया गया था, ओनली 20%। अब 20% आप देंगे तो उनको काम भी करवा लेंगे। एक तो पहले काम कम दे रहे हैं, उसमें पैसा कम दे रहे हैं, फिर लेट से दे रहे हैं पैसा। तो इनकी मंशा ही नहीं थी गरीबों को गरीबी से बेल आउट करने की, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था करने की कोई मंशा ही नहीं थी, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये बिग बिजनेसेस की सरकार है।
अब उनको ही मदद लगातार पिछले 10-11 साल से ये लोग करते भी आए हैं, आप लोगों ने देखा है। उसके अलावा इन्होंने हमारा जो स्कीम था मनरेगा, उसमें 90-10 का रेशियो रखे थे। 90% केंद्र सरकार पैसे देगी, 10% स्टेट्स जो है पैसे उसमें लगाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% सरकार स्टेट गवर्नमेंट देना पड़ेगा। अब तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, हम सारे कांग्रेस पार्टी से हैं, हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है, वो करेंगे पहली जो मनरेगा में जो था उस स्कीम के तहत 90% जो केंद्र सरकार दे रही थी, तो 90% केंद्र सरकार को देना चाहिए। आप स्टेट के ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन क्यों कर रहे हैं? ये हम नहीं कर रहे हैं, उनके जो अलाय हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय हैं, जिनकी बैसाखी लेके ये सरकार बनाई सेंटर में, जहाँ पे इनका पूरा इनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बहुमत नहीं मिली थी, उनके दम पे ये सरकार चला रहे हैं। उनकी चिट्ठी आई है कहते हुए कि आप जो है 90-10 इसको रखिए, स्टेट्स को बर्डन मत कीजिए। पहले स्टेट से इन्होंने टैक्सेस में पैसे कम कर दिए, जीएसटी में जो इनको जो शेयर जाना था वो स्टेट्स को जीएसटी में शेयर नहीं जा रहा। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उसमें पैसा इनको स्टेट्स को जा नहीं रहा है। ऑलरेडी स्टेट्स ओवर बर्डन है, अब उसमें ये अलग बर्डन स्टेट पे ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा पहले ये था कि पंचायत डिसाइड करती थी कि कहाँ पुल इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने बहस के लिए एग्री किए, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो बहस के लिए एग्री किए, उसके पहले वंदे मातरम के ऊपर इन्होंने कहा कि बहस होगी। आप लोगों ने देखा है उसमें उनकी जो राय आ रही थी, उसमें हो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हो, हम लोगों ने हमारे तरफ से पूरी चर्चा में भाग लिया और पूरे तरीके से इनकी जो मंशा है, इनकी जो सोच है, उसको जो है एक्सपोज करने की हम लोग उसमें कोशिश किए हैं। और उसके साथ में ये डेवलपमेंट्स जो हुए हैं, हम लोग को लगा कि देश भर में हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना चाहिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, और ख़ासकर गरीब मजदूर का जो की रोज़ी रोटी छीनने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में गांव-गांव तक आंदोलन करेगी, गांव-गांव तक प्रोटेस्ट करेगी, इस बात को घर-घर तक लेके जाएगी। जैसा 14 महीने के बाद में कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून जो लाए थे, काले कानून को वापस लेना पड़ा, इनको रोल आउट करना पड़ा, तो हम कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इनको मजबूर करें कि ये वाला कानून भी वापस लें और दोबारा जो है मनरेगा का जैसा कानून कंसल्टेशन के साथ में एक नया कानून बनाएं, जहाँ पे मजदूरों का अधिकार बचा रहे और उनकी रोजी रोटी बची रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई सवाल? महात्मा गांधी का नाम हाँ, वो तो उन्होंने बोला था। अब नहीं हम मिस कर गए। नहीं मैंने शुरुआत उसी की सवाल जी। सर मनरेगा का नाम जो है मनरेगा था, मगर अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, राम जी कर दिया। क्या इसको किसानों को फायदा राम जी होगा? है ही नहीं। देखिए, एक तो नाम तो विबजीआर रखा है इन्होंने, वो ऐसा तोड़ मड़र के नाम को उसको रख रहे हैं ताकि भगवान राम का नाम बीच में उसमें आए, जी राम जी करके, ताकि हम लोग उसके ख़िलाफ़ बात करें और उसको इशू बनाएं। ये जो है महात्मा गांधी जी के ख़िलाफ़, उनकी सोच के ख़िलाफ़, उनके काम के ख़िलाफ़ और उनका जो आंदोलन था पूरा देश भर में जो लोगों को एकजुट करने का, उसके ख़िलाफ़ हमेशा रहे हैं लोग। गांधी जी को की हत्या जो हुई थी, इन्हीं के सोच वालों ने किया था। एक बार थोड़ी उन्होंने मारा है, उस बार तो 4 गोली मार के उनको उनकी हत्या कर दी थी उन्होंने, 4 गोली मार के। अब तो बार बार गोली मार रहे हैं, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, नाम हटाएं। ये पहली बार थोड़ी नाम हटाएं, कई जगह उनके नाम हटाएं, रोड्स के नाम हटाएं, बिल्डिंग्स के नाम हटाएं, स्कीम्स के नाम हटाएं, कई जगह उनके नाम हटाएं। ये नहीं चाहते। आज़ादी के आंदोलन के जितने हमारे आइकन्स थे, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सारे के सारे नामों को वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी में डालें। वो चाहते हैं कि जो आज़ादी के आंदोलन की जो मेमोरीज़ हैं उसको कम्प्लीटली मिटा दें, उसको एरेज कर दें। तो उस प्रयास में ये भी एक जो है उनकी एक कोशिश है। सर, जैसे नाम चेंज पर आप कह रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये रिब्रांडिंग ड्राइव है और ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं।
ये जब कांग्रेस थी तो शुरू से कई बार इसका जवाहर रोजगार योजना, इस तरह से कई सारे नाम ऐसी योजनाओं के चेंज होते रहे हैं। कोई बड़ी कांग्रेस पार्टी जब तक कांग्रेस पार्टी के टाइम पे कोई नाम चेंज नहीं किया गया, किसी के नाम से जो है हम लोगों ने प्रोग्राम या स्कीम हम लोगों ने दिया है। और जाहिर सी बात है, ज़्यादातर आज़ादी के आंदोलन के हमारे जो आइकन्स थे, जो लीडर्स थे हमारे, उनके नाम से हम लोगों ने स्कीम्स और प्रोग्राम्स दिए हैं। यानी तो जो पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके नाम से हम लोगों ने स्कीम्स या प्रोग्राम्स हम लोगों ने दिए हैं। किसी का नाम हटाने की कोशिश नहीं की हम लोग। एक और दूसरा जो है, ये पहली बार आप देख नहीं रहे हैं। ये पूरे का पूरा इनका 11 साल का कार्यकाल जो रहा है, नया स्कीम इनका कुछ नहीं रहता है। या तो पुरानी स्कीम को तोड़ मड़ोड़ करके नए नाम से रीपैकेज करके अपने नाम से दे देना है उनका। आप एक स्कीम इनकी बताइए जो इनकी ब्रेन चाइल्ड है, जो इनका बेबी है, एक तो बताइए स्कीम। और जहाँ इनको दिक्कत होती है, जहाँ उनको लगता है कि गरीबों को कुछ मिल रहा है, जहाँ इनको लगता है कि मजदूर किसान को कुछ मिल रहा है, उनसे छीनना और बड़े पूंजीपतियों को देना। ये उसमें क्या था कृषि कानून में, जिसमें मैं भी सस्पेंड हुआ था उस टाइम पे। एक सेशन ये कहाँ स्कूल का कंस्ट्रक्शन करें, कहाँ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का कोई कंस्ट्रक्शन करें, ये पंचायत डिसाइड करती थी। अब इसमें पैसा रहेगा सेंटर का, मजदूर रहेंगे गांव के, लेकिन डिसाइड करेंगे दिल्ली में। अब दिल्ली डिसाइड करेगी रिमोट एरिया में, उत्तर प्रदेश के एकदम दूर दराज गांव में क्या कंस्ट्रक्शन होगा, क्या कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कितने मजदूर लगेंगे, कब काम करेंगे, ये सेंटर डिसाइड करेगी। पहले तो इतना डेमोक्रेटिक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था कि नीचे ही काम खोजा जाएगा, कहाँ पे काम होगा, कौन काम करेंगे, कितने दिन का काम होगा और कैसा काम होगा, ये पंचायत डिसाइड करने वाली थी, लोग डिसाइड कर रहे थे। अब वो नहीं है, अब सेंटर डिसाइड करेगी। पहले तो ये कहा गया था कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे काम उनको दिया जाएगा। अब इस नए बिल के तहत सेंटर डिसाइड करेगी ये कहाँ जा काम करेंगे। आप दे रहे हैं 100 रुपये, आप दे रहे हैं 100 रुपये दे रहे हैं आप उनको, लेकिन आप उनको बोलेंगे 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर जाके काम करेंगे, तो कैसा जाके काम करेंगे? उनको आने जाने के भी वो पैसे नहीं होते। हम बार बार ये कह रहे हैं कि 400 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए था इनको। 100 रुपये हम लोग कब बोले थे? हम 2014 के पहले बोले थे। अब 10 साल 12 साल हो गए, हम कह रहे हैं 4000 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए डेली वेजेस, लेकिन आप उसको बढ़ाने के लिए रेडी नहीं हैं। और उल्टा जो हम लोग अपने घर से इतना दूर आप काम दे रहे हैं ताकि उनके आने जाने में वो पैसे लग जाएं। उसके बाद में इतना इन्होंने टेक्नोक्रेट सॉल्यूशन इसमें लगाया है, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं बायोमेट्रिक का यूसेज होगा, अब ये कह रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, अब ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बीच में रहेगा। बोले इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्कीम इसको कर दिए हैं। वे गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, कभी स्कूल नहीं देखा, कभी स्कूल में गए नहीं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं, कुछ आता नहीं, इसीलिए तो उनकी मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। अब उनको कह रहे बायोमेट्रिक में जाके आपको उंगली लगाना पड़ेगा, थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। तो जितना मुश्किलें उनको क्रिएट कर सकते हैं, जितने उसमें जो है बैरिकेड्स उसमें डाल सकते हैं, इस स्कीम में ये डालने की सेंटर से कोशिश की जा रही है। और इसमें ब्लैकआउट पीरियड 60 दिन का रखा है। पहले हमारी स्कीम के तहत, मनरेगा के तहत 365 दिन में कभी भी किसी भी दिन आप काम कर सकते थे। कोई उसमें ब्लैकआउट पीरियड नहीं कि ये दिन काम कर सकते हैं, ये दिन काम नहीं कर सकते। अब इसमें कह रहे हैं कि ये फलाने 60 दिन तय करेगी सरकार, केंद्र सरकार। वो 60 दिन जो है बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं पे भी आपको काम नहीं दिया जाएगा। तो 125 दिन कैसा लगेंगे? 125 का ये बोल रहे हैं, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपना ड्रम बीटिंग कर ले रहे हैं कि हम 125 दिन देंगे। ऑलरेडी आपका एवरेज 57 डेज है, 60 दिन के ऊपर किसी ने किया नहीं, उसमें आप 60 दिन का ब्लैकआउट पीरियड भी आप कर रहे हैं। तो इससे इनकी मंशा साफ है कि जो है जितना कम पैसा इसमें इस्तेमाल हो उतना जो है सरकार को फ़ायदा है। अब मैं पहले जैसा बताया कि किस तरह से ये बिल बुलडोज करने की कोशिश कर रहे थे, ये सिर्फ इसलिए कि कम से कम इस साल से जो है ये स्टार्ट हो जाए और इस साल जो है उनके 70-80 हज़ार करोड़ रुपए उस पर बच जाए। क्योंकि मनरेगा के ऊपर 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपए तक का उसका बजट हो रहा था नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। हम उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब ये सरकार 60-40 करके इस बिल को बुलडोज करके
और अगले बजट के पहले ये चाह रहे हैं कि ये बिल लागू हो जाए, प्रेसिडेंट असेंट मिल जाए इसको, ये लागू हो जाए, ताकि जो है इस साल से ही इनको 60, 70, 80 हज़ार करोड़ रुपए इसमें बच जाएं और ये जो है अपने पूंजीपति दोस्तों के को जो मदद करने वाले जो स्कीम्स हैं, कुछ मदद करने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, ताकि उनको ठेका उनको मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिले और उनको पैसा मिले और इनडायरेक्टली इनके इलेक्शनों में ये खर्चा करें। मैं इसमें इसके साथ में बहुत सारी बहस हुई। एयर पोल्यूशन पे हम लोगों ने बहस मांगी थी, उस पर बहस इन्होंने की नहीं। बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे रोज़गार हेराल्ड ने नेशनल हेराल्ड के साथ में उर्दू में कौमी तंजीम के नाम से कहलाया जाता था, कौमी आवाज़, और हिंदी में नवजीवन के नाम से जो है ये पेपर चलते थे। अब जैसे ही आज़ादी मिली है उसके बाद बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स आ गए, नए पेपर्स भी आ गए। उस टाइम पे इसको थोड़ा प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और इसमें जो लोग काम कर रहे थे, आप जैसे लोग जो काम कर रहे थे, उनके सैलरीज देने के लिए, उनके पेंशन्स देने के लिए, म्यूनसिपालिटी के टैक्सेस बनने के लिए और उसके साथ में ये बहुत सारा जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर रहता उसके लिए कर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिए उनको 99 करोड़ कांग्रेस पार्टी कर्जा देती है इस पेपर को जिंदा रखने के लिए, पेपर को बचाने के लिए, और पेपर में जो लोग जो एम्प्लॉइज़ थे उनके बच्चों की फीस का, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ का 50 चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे। कई लोगों ने बोला, कंप्लेन किया, मेमोरेंडम्स लिखे। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसको रेस्क्यू करते हैं, इस पेपर को बचा के रखते हैं, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे एक आवाज़ बन के उभर रहा था पेपर, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। मेमोरीज साथ में है और इतना बड़ा रोल आज़ादी के आंदोलन में प्ले की है, तो ऐसे इस पेपर्स को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, क्योंकि बेल आउट करने के लिए हम 99 करोड़ रुपीस हमारे तरफ से देते हैं। ईडी का केस कब होता है? कोई पैसा मिले कहीं, कोई पैसा ट्रांसफ़र इलीगली हो, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी इलीगली ट्रांसफ़र हो, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, ना किसी से पैसा लिया गया, ना कहीं पैसा पकड़ा गया, सिर्फ हम लोग ऑन रिकॉर्ड 99 करोड़ उनको दिए हैं बेल आउट करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है फर्जी केस बना के भारतीय जनता पार्टी हमारे लीडर्स को बदनाम करने की, उनके खिलाफ एक कैंपेन करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए इन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो चाल चला था वही चाल इन्होंने चलने की कोशिश की। और ख़ासकर इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कई बार ये पेपर्स को बैन किया गया था। हिंदुस्तान में कई पेपर्स जो आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे एक्टिव थे, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते थे, वो पेपर्स को कई टाइम पे बैन किया गया था। उसी तरह से इन पेपर्स को भी बैन किया गया था। अब उस टाइम पे अंग्रेज़ जो है जितनी बार भी बैन करने की कोशिश की, लेकिन ये पेपर्स को हम लोगों ने ज़िंदा रखा था, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ज़िंदा रखा था। आज अंग्रेज़ों के जो पिट्ठू हैं, ये लोग भी जो है इसको बंद करने की, इसके खिलाफ साजिश रची है। लेकिन इस पेपर को, इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम जिंदा रखेंगे और उसमें आप जैसे लोग जितने जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग, कांग्रेस पार्टी एक सहारा बन के उसमें रहेगी। ये अपने पापों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, इनके जितने स्कैम्स हुए, इनके जितने घोटाले हुए, वो पर्दा डालने के लिए इस तरीके के एक षड्यंत्र टाइम टू टाइम पे लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और खासकर कांग्रेस की लीडरशिप, गांधी जो हैं उनके खिलाफ एक षड्यंत्र लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग इसमें लड़ते रहेंगे और इससे एकदम साफ, एकदम क्लियर तरीके से साबित होता है, बोफर्स से लेके अब तक किसी भी स्कैम में, किसी भी स्कैंडल में कोई भी सबूत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या उनके लीडर्स के खिलाफ आज तक नहीं मिला। आज तक कोई भी कन्विक्ट इसमें हुए नहीं। मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कोई कन्विक्ट इसमें हुए नहीं। हम लोग को क्लियर चिट हमेशा मिलते आई है। ये जितना भी षड्यंत्र हमारे खिलाफ करते रहे, जितना भी आरोप लगाते रहें, जितना भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे, इनके खिलाफ आगे बढ़ते रहेंगे। ये एक इशू था। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है, ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूपीए के ज़माने में हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम जो है देश के लिए दिया था। सबसे पहले तो मैं मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि हमें थोड़ी देर हुई। पीछे नड्डा साहब की और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आ जाओ जल्दी आ जाए।
और उन कारणों से हमको देरी हुई, जिसके नाते मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आज के अपने मेहमान, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के बहुत करीब उनका तमाम काम देखते रहे। नड्डा नहीं, अरे सॉरी खड़गे साहब अभी वो नाम लेते खड़गे साहब के बहुत ही करीबी हमारे, और उनका सारा काम देखते